हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंडक्टिविटी वाला पार्ट जो था वो कवर अप किया था, और लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड टर्म के अंदर हमारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें फिजिकल का पोर्शन इस बार थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको वैसे तो बहुत सारे कंडक्टिविटी वाले जो पार्ट्स हैं वो कवर अप करवा दिए हैं, और लास्ट वाली जो क्लास थी, लास्ट वाली जो वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और आज हम करेंगे मोलार कंडक्टिविटी बच्चों। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके आगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा है, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज, मोलार कंडक्टिविटी। सो मैं टॉपिक आपको बता दे रही हूँ। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है आज का हमारा मोलार कंडक्टिविटी। कल हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मोलार कंडक्टिविटी। अगर आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसको थोड़ा सा भी डीप में अगर पढ़ा हुआ है तो आपको मोलार कंडक्टिविटी में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो कल वाला टॉपिक था वो आपने अच्छे से कवर अप किया था, पढ़ा था, तो आपको यहाँ पर जो मोलार कंडक्टिविटी है उसके अंदर आपको किसी भी तरह से कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। देखिए, मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लास्ट वाली वीडियोस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया था। तो बच्चों, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझने में डिफ़िकल्टी हो तो मेरी जो लास्ट वाली वीडियो है पहले आप वो जाके देखें, तो आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहता है वो एक के बाद एक लिंक टॉपिक्स रहते हैं, कि एक से दूसरा क्या रहता है, लिंक रहता है। तो आपको अगर फर्स्ट टॉपिक अच्छे से आपने समझा होगा तभी आप सेकंड वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी के बारे में बच्चों। अब मोलार कंडक्टिविटी क्वेश्चन ये आता है कि मैम मोलार कंडक्टिविटी होती क्या है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो जैसे ही डिसोसिएट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, आयंस को जनरेट करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या जनरेट करेंगे, आयंस जनरेट करेंगे, और उन आयंस की वजह से क्या होती है, उन आयंस की वजह से कंडक्टिविटी देखी जाती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपसे मोलार कंडक्टिविटी की। तो अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने सोल्यूशन ले लिया है ना। और इस सॉल्यूशन को मैं कह रही हूँ कि ये सॉल्यूशन कितना है, ये VmL ऑफ सॉल्यूशन है। आपने एक कंटेनर लिया है और उसमें आपने सॉल्यूशन कितना ले लिया, आपने मान लीजिए VmL ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ले लिया। अब इस VmL ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आप कितना इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। यहाँ VmL ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। कितना ले लेंगे आप? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो आपको VmL ऑफ सोल्यूशन लेना है, और इस VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर आपको कितना लेना है, इस VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लेना है। जब आप 1 मोल ऑफ, क्योंकि हम मोलार कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, लास्ट वाली क्लास में जो मैंने आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ाया था, तो मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बताया था कि आप जो भी सोल्यूशन लेंगे उसमें आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी, तो मोलार कंडक्टिविटी के अंदर हमको क्या लेना है, मोलार कंडक्टिविटी के अंदर हमको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ले लेना है। तो हम यहाँ पर लेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम जो हमारा VmL ऑफ सोल्यूशन है उस VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर मिला देंगे। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया और उसको VmL सोल्यूशन में मिला दिया। जैसे ही ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस सोल्यूशन के अंदर जाएगा, वैसे ही ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, है ना। जैसे ही ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर जाएगा, VmL ऑफ सोल्यूशन के अंदर जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आयंस के अंदर। और ये जो भी आयंस आपके पर्टिकुलर रहते हैं, इन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होती है,
ये जो आयंस होते हैं और इन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बस पढ़ना है। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में बस डिफरेंस किसका होता है कि वहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, और जब हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलार कंडक्टिविटी के अंदर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं। तो जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो वहाँ पे जो बनता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन वहीं जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टिंग पावर होता है और उससे जो भी आयंस जनरेट होते हैं उसको हम फिर क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी मोलार कंडक्टिविटी की वो क्या होगी, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन VmL ऑफ सोल्यूशन, है ना। मोलार कंडक्टिविटी क्या है, एक कंडक्टिंग पावर है। किसका कंडक्टिंग पावर है, आयंस का कंडक्टिंग पावर है। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि आयंस कैसे बन रहे हैं, तो आयंस कैसे बन रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हमने मिलाया और VmL ऑफ सोल्यूशन में जैसे ही वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जाके डिसॉल्व हुआ तो उससे आयंस बने, और उन आयंस के थ्रू जो भी कंडक्टिविटी हुई उसको हमने क्या बोला, उसको हमने कहा मोलार कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको बोलना है, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन VmL ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, इतना आपको आ गया होगा समझ में, अच्छी तरीके से आ गया होगा। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, आपको डिफाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आगे का मैं आपको करवा देती हूँ। आप देखिए इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं, मोलार कंडक्टिविटी का किस तरीके से पढ़ेंगे हम इसका डेरिवेशन, वो आप देख लीजिए। देखिए मोलार कंडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे डेल एम से, क्योंकि डेल का मतलब होता है कंडक्टिविटी और एम होता है मोलार कंडक्टिविटी के लिए। तो मोलार कंडक्टिविटी होता है कप्पा इनटू में वॉल्यूम। मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगा कप्पा इनटू में वॉल्यूम। मोलार कंडक्टिविटी होता है बेटा कप्पा इनटू में वॉल्यूम होता है। कप्पा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, है ना। सो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा, डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, अब यू नो दैट वेरी वेल कि आप मान लीजिए ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया मोलार कंडक्टिविटी का, पर आप कंसिडर करिए कि उस पूरे सोल्यूशन के अंदर मान लीजिए ज़रूरी तो नहीं है कि 1 मोल ही हो, है ना। हमने ये माना कि उस सोल्यूशन के अंदर लेट C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, लेट C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, है ना। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमको केवल कितना चाहिए, हमको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही चाहिए। वॉल्यूम कितने का पता होना चाहिए हमको, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ही पता होना चाहिए। देन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V, है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम हो जाएगा V, और उसके बाद में ठीक है अगर 1 लीटर है, मान लीजिए VmL को हमने 1 लीटर ले लिया और उसमें कितना है C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 लीटर से हम जब C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितने का वॉल्यूम पता चल जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो गई, 1000 अपॉन में Cm हो गई, ये V की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो सिंपल से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा इनटू में V की जगह पे क्या रख देंगे, 1000 अपॉन में रख दिया हमने Cm, है ना। कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में Cm। अब Cm जो आपका होता है, Cm को क्या बोलते हैं, Cm को हम कहते हैं बेटा मोलार कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे यहाँ पर मोलैरिटी, है ना।
क्योंकि वहाँ पर कल जब हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन था वो नॉर्मेलिटी के बराबर था। यहाँ पे हम बोल रहे हैं मोलार कंसंट्रेशन, दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम मोलारिटी ले लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा डेल एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू में 1000 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एम। कप्पा इंटू में 1000 और अपॉन में क्या आ गया, एम, क्योंकि हमने मोलार कंसंट्रेशन की जगह पे किसको ले लिया है, मोलार कंसंट्रेशन की जगह पे हमने ले लिया है यहाँ पर मोलारिटी को। अब जैसे ही हमने यहाँ पर मोलारिटी को लिया, अब हम क्या करेंगे, मोलारिटी को लेने के बाद में यहाँ पर यूनिट निकाल लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट को। तो यूनिट निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा की यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में हम ले रहे हैं। मोलारिटी को हम मोल की टर्म्स में ले लेते हैं। तो ये हमने जितनी भी जिसकी यूनिट थी उसको यहाँ पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डेल एम इज इक्वल्स टू में ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब में से सेंटीमीटर इनवर्स चला जाएगा, मतलब क्यूब में से जो -1 हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेस जब सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, बेस जब भी सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। मोल जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल ऊपर जाके बन जाएगा मोल इनवर्स। तो ये आपका आ गया है मोलार कंडक्टिविटी का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। सो मोलार कंडक्टिविटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मोलार कंडक्टिविटी के अंदर आपको इस तरीके से पूरा डेरिवेशन यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है, और ये फाइनल टर्म तक इसको लेके आना है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। उस क्वेश्चन के थ्रू हम मोलार कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको इजी और हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए जस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक हम ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिख दे रही हूँ आपको ताकि डिफिकल्टी नहीं हो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ a column of 0.05 molar NaOH solution have diameter 2 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ओम, ठीक है। अब इसके आगे हमारा हो जाएगा कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना, एंड मोलार कंडक्टेंस, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। देखिए, तो थोड़ा सा मैंने राइटिंग इस तरीके से लिख दी है, बट आपको समझ में आ रही होगी, जल्दी में लिखा है इसलिए। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलार NaOH solution have diameter 2 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate the resistivity, conductivity and molar conductance या molar conductivity, तीनों आपको कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर देखिए, मैं आपको बेसिक्स बताती हूँ कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको गैस कैसे करना है, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें मोलार कंडक्टेंस दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं कि मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में
कैपिटल M होता है। ये होता है मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला। या पहले जो जो चीज़ें हमको दे रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलार। पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.05 मोलार। तो जैसे ही आगे हमें दिखाई दिया मोलार, मतलब हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये हमको क्या दे रखी है, ये हमको दे रखी है मोलारिटी, है ना। ये चीज़ तो हमको कंफर्म हो गई है कि ये हमको क्या दे रखी है, ये हमको मोलारिटी दे रखी है। तो मोलारिटी कितनी हुई, मोलारिटी यहाँ पर आपको दे रखी है 0.05, है ना। आगे क्वेश्चन हमने पढ़ा NaOH सॉल्यूशन हैव डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस डायामीटर की हाफ हो जाती है, मतलब रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। लेंथ की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लेंथ हमारी कितनी हो गई है, लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। और इस आया है, अब इस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो स्टार्टिंग से सेंटेंस पढ़ो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और इस पर आकर खत्म हुआ है। तो इसके बाद की जो वैल्यू है वो हमारी किसकी वैल्यू है, वो हमारी वैल्यू है रेजिस्टेंस की। बच्चों रेजिस्टेंस आप अच्छे से जानते हो, रेजिस्टेंस R को कहते हैं और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। और इतना समझ में नहीं आए तो क्योंकि आगे ओम लगा हुआ रहेगा तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू रखना है और कौन सी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको निकालना क्या है, मोलार कंडक्टेंस हम देख लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा था मोलार कंडक्टेंस का, कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में m, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास में m तो अवेलेबल है, ये देखिए, लेकिन हमारे पास में कप्पा नहीं है। तो हमें मोलार कंडक्टेंस निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें कप्पा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कप्पा का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं कि कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/ρ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर हमें कप्पा निकालना है तो कप्पा निकालने के पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको रो निकालना पड़ेगा, है ना। अब हम रो के फॉर्मूले पे जाते हैं। रो मतलब कि हमारा रेजिस्टिविटी। सो रो का फॉर्मूला होता है बच्चों RA/L, ये भी हमने पढ़ा है। RA/L होता है रो का फॉर्मूला। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में R होना चाहिए, तो हमारे पास में R की वैल्यू है। हमारे पास में लेंथ होना चाहिए, हमारे पास में लेंथ भी है लेकिन हमारे पास में एरिया नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए हमें यहाँ तक अगर पहुँचना है तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा एरिया। वो जो एरिया निकलेगा उसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको पता चलेगी यहाँ पे रेजिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू। जैसे ही हमें यहाँ पे रो की वैल्यू पता चलती है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जैसे ही हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता चलता है उसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें पता चलेगी मोलार कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², है ना। सिंपल सी चीज़ है, पाई की जगह पे रख देना आपको 22/7। रेडियस हमारी 1 और 1 है तो हमारी सीधे सीधे यहाँ पे एरिया निकल आया है 22/7। इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगी, इसको मैं यहीं पे ही छोड़ दूँगी, ठीक है। एरिया के बाद में अगर मैं सेकंड बात करूँगी तो सेकंड हम निकालेंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। ये सिंपल सा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का रहेगा। R की वैल्यू हम यहाँ पर से लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो R की वैल्यू कितनी हो गई है, R की वैल्यू हो गई है 5.55 इंटू 10⁻³ हो गई है R की वैल्यू। एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया अगर हम बात करें तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा 22/7, है ना। ये आपका हो जाएगा एरिया। और अगर हम लेंथ की बात करते हैं ना तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी 50, ठीक है। अब यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे बढ़ गए 2 0 और ये 3 0 से ये 3 0 हो गया, सीधे सीधे कैंसिल। अगर 5 के टेबल से आप इसको डिवाइड कर देते हो तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 यहाँ पे सीधे सीधे हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। और अगर हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ईजिली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, 24 और ये फिर 24, है ना। 2442 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई है 2442 और डिवाइडेड बाय 7। अब बस सिंपली इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। 7 3 ज़ा 21,
7 4s are 28, 7 8s are 56, point 348.8। ये किसकी वैल्यू आ गई है? रो की, और रो की वैल्यू आ गई है 348.8। ये हमारी रो की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, अब रो की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है, और रो की यूनिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रो की यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर रो की यूनिट होती है। तो ये हमारी रो की वैल्यू आ गई है। अब रो की वैल्यू निकालने के बाद हमको सेकंड चीज़ क्या निकालना है? हमने देखिए पहला पार्ट तो निकाल लिया है जिसको हम कह रहे थे रेजिस्टिविटी। सेकंड पार्ट जो हमको निकालना है, कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हमारा कप्पा का। सो कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 में रो, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं रो की वैल्यू कितनी आई है, 1 के अपॉन में कितना रख दूंगी? 348.8 रख दूंगी। तो 348.8 पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे बढ़ जाएगा 0, और इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो डिवीजन करने पर अगर हम बात करें तो 0 0 0 0, और ये यहाँ पर जाएगा लगभग 2 टाइम्स में, तो 0.002, और आप जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट। तो यहाँ पे हमने कप्पा की जो वैल्यू थी वो कप्पा की वैल्यू निकाल दी है। तो हमने पहली चीज़ निकाल ली रेजिस्टिविटी की हेल्प से हमने निकाल ली कंडक्टिविटी। अब हम आते हैं हमारी फाइनल टर्म पे। हमारी फाइनल टर्म थी मोलार कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला था डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा इंटू में 1000 और अपॉन में हो जाएगा कैपिटल एम। तो डेल एम इज इक्वल्स टू में कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई है? कप्पा की वैल्यू आ गई है 0.002, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 1000। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मोलारिटी की, तो मोलारिटी कितनी हो गई है? मोलारिटी की वैल्यू हो गई 0.05। 0.05 ये मोलारिटी की यूनिट हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा 200 और नीचे सीधे हमारा बचा 5। तो यहाँ पे सीधे मोलार कंडक्टिविटी आपकी आ गई 40। देखिए सीधा आंसर निकला है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आपकी सीधे जो वैल्यू निकली है वो निकली है 40। और यूनिट आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी आ गई मोलार कंडक्टिविटी। तो देखिए हमने सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया है, देख सकते हैं आप जितनी भी वैल्यूज़ है ना, हमने सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। हमने यहाँ पर रो की वैल्यू निकाल ली है, हमने यहाँ पर कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को निकाल लिया, और हमने यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी। तो आपको बस इसी तरीके से ना क्वेश्चन जब भी आएगा तो लिंक बनाते हुए चलना है। ठीक है, कि आपको कौन सी वैल्यूज़ दे रखी हैं और कौन सी वैल्यूज़ नहीं हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक बिल्कुल चेन बनाकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजिली, बहुत ही ईजिली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा और ईजिली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी डिफ़िकल्टी रहे तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर इस पेज को हटा रही हूँ और मैं नया पेज ले रही हूँ। चलिए, तो यह हमने पढ़ा कंडक्टिविटी वाला पार्ट, और उस कंडक्टिविटी वाले पार्ट के अंदर हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी ले लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ले लें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ले लें, मोलार कंडक्टिविटी ले लें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ले लें, आप कोई सा भी लेंगे ना, ये सारे ही टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज 2 टर्म्स के बारे में। बेसिक टर्म्स वापस से हमारी आ गई हैं, वो हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो आपने पहले ही भी पढ़ा हुआ होगा और आपको अच्छे से आता होगा। तो एक ऑक्सीडेशन है और दूसरी टर्म है रिडक्शन, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, और इन दोनों ही टर्म्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन को और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन को। दोनों को ही हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और किस तरीके से बोलते हैं? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन
और किस तरीके से बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 टाइप होते हैं ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहला, दूसरा हो जाएगा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा हो जाएगा रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मॉडर्न डेफिनेशन है और इसको आपको याद रखना है, और ये आपको आगे के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, सो वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के केस में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है। इधर अगर हम बात करेंगे रिडक्शन की, तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर हम बोलेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड चीज़ हम बोलेंगे रिमूवल, सॉरी एडिंग नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड हम बोलेंगे एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 3 मेथड्स हमारी यहाँ पर है जो आपको यूज़ करना है, चाहे आप ऑक्सीडेशन ले लें, चाहे आप रिडक्शन ले लें, दोनों में से कुछ भी ले लें, आपको इन 3 में से कोई एक जो है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बट यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन यूज़ होगी वो ये वाली डेफिनेशन यूज़ होंगी। तो हम इसी पर फोकस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी मेटल को लिया, मान लीजिए ये आपने कोई मेटल लिया है, जैसे मान लो जिंक है। अब जिंक, आप जानते हैं कि जिंक के पास में आखिरी शेल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, आखिरी शेल में जो इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो जिंक का काम क्या होता है, जिंक का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जिंक का फंक्शन क्या होगा, जिंक का काम क्या होगा, जिंक का काम होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना। तो जिंक यहाँ पे क्या फंक्शन करेगा, जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएगा। जैसे ही जो जिंक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएगा तो जिंक किस में चेंज हो जाता है, जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 आयंस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो जैसे ही जिंक क्या करेगा, जैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से रिमूव करता है, तो जिंक आई में बदल जाता है, जिंक बदल जाता है Zn+2 आयंस के अंदर। और ये जिंक जैसे ही Zn+2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ पर क्या कर देगा, ये यहाँ पर रिमूव कर देगा। सेकेंड केस में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड केस में हम बात करते हैं एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन को हमको ऐड करना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एडिंग हम किस तरीके से करते हैं, देखिए। तो इलेक्ट्रॉन की एडिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कॉपर रहता है तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज रहता है। कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। अब जैसे ही जो हमारा कॉपर रहेगा वो कॉपर क्या कर रहा है, वो कॉपर रहेगा और वो कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया है। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कॉपर काय में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। तो जब भी एक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब भी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब ये आपको कहाँ पे यूज़ होगा, देखिए अगली वाला जो रिएक्शन है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा क्या होती है, क्योंकि अभी जो सेल का कॉन्सेप्ट आएगा उस सेल के अंदर आपको ये जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ यूज में आने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, दोनों चीज़ें कैसी चलती हैं, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें जब साथ में चलती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली देन इट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर जिंक को लिया, देख लीजिए,
और ये हमने कॉपर को ले लिया है। अब जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, और कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जिंक एंड कॉपर की दोनों की रिएक्शन हुई, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही रिमूवल किया तो जिंक कन्वर्ट हो गया है Zn+2 आयंस के अंदर। जिंक किस में कन्वर्ट हो गया है, जिंक कन्वर्ट हो गया है Zn+2 आयंस में। और अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किया तो जिंक आई में बदल गया, जिंक Zn+2 आयंस के अंदर बदल गया है। और कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर जो भी रहेगा, कॉपर जैसे ही उस जिंक के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कॉपर किस में बदल जाएगा, कॉपर यहाँ पर Cu आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक डोनर का काम कर रहा है और दूसरा किसका काम कर रहा है, एक डोनर की तरह काम कर रहा है, दूसरा एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये हमारी कहलाती है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिडॉक्स रिएक्शन, तो हमको समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो यूज़ होती है वो सेल के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, सेल के अंदर जैसे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गए, इनके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें आपने एनोड एंड कैथोड ये 2 चीज़ें पढ़ी होगी कि एक टर्मिनल पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे टर्मिनल पे रिडक्शन होता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन किस में होंगी, सेल के अंदर होंगी, और सेल में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी। यह अगले वाला जो भी टॉपिक है उसके लिए ये टर्म आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और सेल में किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा और किस तरीके से रिडक्शन होगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हमारे सेल की, तो सेल के अंदर जैसे कि मैंने बोला कि दोनों प्रोसेस साथ में होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो एक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरा क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि जिंक ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया, और कॉपर ने यहाँ पर क्या किया है, कॉपर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो बोले मैम आपको कैसे पता चला कि जिंक हमेशा जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन ही करेगा और कॉपर हमेशा जब भी होगा वो रिडक्शन ही करेगा, कैसे पता चला ये? तो ये हमें पता चलता है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। किससे पता चलता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो भी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो भी वैल्यू होती है उससे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन करने वाला है और कौन सा इलेक्ट्रोड रिडक्शन करने वाला है। पोटेंशियल का मतलब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। वी नो दैट वेरी वेल कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी। पोटेंशियल हम किसको कहते हैं, पोटेंशियल हम कहते हैं एबिलिटी को। ठीक है, एबिलिटी को हम पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब क्या होगा, तो सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड्स रहेंगे और इन इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन क्या होगा, उन इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन या फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो उन इलेक्ट्रोड के फंक्शंस के अंदर आएंगी, या तो वो ऑक्सीडेशन करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो रिडक्शन करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसी से हमें पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन करता है और कौन रिडक्शन करता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रोड की एबिलिटी कि वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दोनों में से वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें अगर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होते हैं। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। एक हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, और दूसरा हो रहा है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जब सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं तब वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होगा, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होगा, वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड होगा। जब सारी चीज़ें कैसी चलेंगी, स्टैंडर्ड चलेंगी, टेम्परेचर स्टैंडर्ड, प्रेशर स्टैंडर्ड, वॉल्यूम स्टैंडर्ड, सारी चीज़ें जब स्टैंडर्ड चलती हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। लेकिन अगर इसमें से एक भी वैल्यू क्या हो गई, एक भी वैल्यू वेरी हो गई, यानी कि एक भी वैल्यू चेंज हो गई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता है 298 केल्विन होता है, प्रेशर भी आपको पता है 1 atm या 1 बार होता है, वॉल्यूम भी आपको पता है, जो भी कंसंट्रेशन भी आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये चारों चीज़ें स्टैंडर्ड रहेंगी तब तक तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू चेंज हो गई, कंसिडर करिए टेम्परेचर चेंज हो गया, कंसिडर करिए प्रेशर चेंज हो गया, कंसिडर करिए वॉल्यूम चेंज हो गया, कंसिडर करिए कंसंट्रेशन चेंज हो गया, कुछ भी एक चीज़ अगर चेंज हो गई तो वहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या बन जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So that is the basic difference between the standard electrode potential and the non-standard electrode potential, ठीक है। अब standard electrode potential कैसे निकालते हैं, non-standard electrode potential कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 सेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो यहाँ पर आपको केवल कैथोड और एनोड पर फोकस करना है कि जो भी आपका कैथोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आपको लेना है, और जो भी आपका क्या हुआ ये कैथोड पर जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आपको लेना है, और जो भी आपका एनोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आपको लेना है। कैथोड का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आप यहाँ पर ले लेंगे और उसको रख के, और एनोड पर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा उसको कर देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो E0 सेल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ईजी होता है, वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सो जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको निकालना आसान नहीं होता। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो उस केस में फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन बताई थी जिसको हम कहते हैं नर्न्स इक्वेशन, उसका हम यूज़ करते हैं, और उस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, उस इक्वेशन की हेल्प से हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। कल मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, नर्न्स इक्वेशन हो गए, जो भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं उन पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और इस बेसिक टर्म्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर कल जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आऊँ तो आपके जो भी क्वेरीज या डाउट्स हैं उनको पहले क्लियर कर दूँ और उसके बाद में आगे बढ़ूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में इसी तरीके से, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।